मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे भारत की उस यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूं जो 2014 में आशा की किरण थी और 2025 में एक प्रचंड सच्चाई बन चुकी है। जी हां, पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में 105% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था थी महज $2 ट्रिलियन की और हम थे दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत बन चुका है $4.187 ट्रिलियन की ताकत, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ऐसा अनुमान नहीं, विश्वास पूर्वक कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत तीसरे स्थान पर होगा। परिवर्तन का मूल कारण जानते हैं दोस्तों। 2014 तक हमारी आर्थिक रफ्तार कई नीतिगत जटिलताओं और अड़चनों से जूझ रही थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में देश ने एक के बाद एक सुधारवादी फैसले किए। नीति, शासन और वित्तीय अनुशासन के जरिए देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया को अपनी क्षमता का आभास कराया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी अर्थव्यवस्था के बड़े लाभ होते हैं। ऐसी सशक्त अर्थव्यवस्था से भारत को अनेक लाभ मिलेंगे। सरकार के पास होंगे अधिक संसाधन, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक योजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। भारत को मिलेगी वैश्विक मंच पर नई ताकत, वह चाहे G20 हो, IMF हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं। FDI यानी विदेश निवेश में वृद्धि होगी। इससे देश में नवाचार, निर्माण और नौकरियों के नए द्वार खुलेंगे। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत एक अनोखी अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजीवाद की प्रगति है और समाजवाद की संवेदना भी। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न उठते हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय उससे इतनी कम क्यों है? भारत की प्रति व्यक्ति GDP लगभग $10,000 है, जबकि जापान की 54,000। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है मित्रों, और जापान की सिर्फ 12.5 करोड़। जब संसाधन अधिक लोगों में बंटते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रति व्यक्ति आय कम होती है। फिर सवाल उठता है, चीन आगे कैसे निकल गया, जबकि चीन की जनसंख्या भारत के बराबर है? फिर भी उनकी प्रति व्यक्ति आय करीब $25,000 है, भारत से 2.5 गुना ज्यादा। इसका उत्तर भी स्पष्ट है मित्रों। चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में शुरू कर दिए थे, भारत ने 1991 में शुरू किया था। चीन ने दशकों पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण पर बल देना शुरू कर दिया। आज चीन की 67% आबादी शहरी है, जबकि भारत की मात्र 34% ही है, और शहरों में आय ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होती है मित्रों। और दूसरी बात है, हमारा देश भयंकर लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और वहाँ ऑटोक्रेसी है। इस और अंतर है, चीन एक ऑटोक्रेटिक तानाशाही शासन वाला देश है, वहाँ नीतियों का विरोध नहीं होता है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ नीतियों पर बहस भी होती है और विरोध भी, जैसे कृषि कानूनों में हमने देखा। कई बार लाभकारी नीतियों को सिर्फ विरोध की राजनीति के कारण रोकना पड़ता है मित्रों। और इतना ही नहीं, और सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक चुनौती भी होती है मित्रों। जहां चीन और जापान में घुसपैठियों की समस्या नहीं है, वहीं भारत में 1971 से अब तक करोड़ों अवैध घुसपैठिए हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर बोझ बने हुए हैं। ये लोग न सिर्फ योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि देश की आंतरिक संरचना को भी चुनौती देते हैं। फिर भी भारत आगे बढ़ रहा है, और यह किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि नीतियों, नेतृत्व और नागरिकों के मेहनत से संभव हुआ है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यह सब कुछ वर्तमान सरकार के दूरदर्शी देश हितकारी नीतियों का परिणाम है। भारत अब सिर्फ उभरता हुआ राष्ट्र नहीं, भारत अब एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन रहा है, और यह शुरुआत है एक आत्मनिर्भर, सशक्त और गौरवशाली भारत की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।